Good morning student. Today we'll discuss animal tissue. Body of almost all multicellular organism is made up of 4 types of tissue. जितने भी ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिनमें एक से ज़्यादा सेल है, ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म में यदि हम सेल देखेंगे तो वो एक से ज़्यादा होते हैं। वैसे ही उनके इसमें हमें 4 टाइप के टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं। पहला टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू। कीप अ लाइव फ्रॉग इन अ बॉटल फिल्ड विथ वाटर. After some time, you will see a transparent membrane floating on water. Find out where did it come from on the surface of water. आपको क्या करना है, फ्रॉग को, मेंढक को बॉटल में भरना है। जिंदा मेंढक को एक पानी से भरे हुए बॉटल में डाल दोगे। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि उस पानी पे ऊपर एक ऐसे ट्रांसपेरेंट झिल्ली जैसा फ्लोट हो रहा है। तो वो कहाँ से आया? यू विल सी दैट फ्लोटिंग मेम्ब्रेन हैज़ कम फ्रॉम द आउटर स्क्रीन ऑफ द फ्रॉग. और आपको दिखेगा कि जो फ्लोट हो रहा है झिल्ली जैसा, वो फ्रॉग के स्किन से आया है. दिस इज़ अ काइंड ऑफ टिश्यू दैट प्रोवाइड्स कवरिंग टू द आउटर एंड इनर बॉडी सर्फेसेस. ऐसा टिश्यू जो इनर और आउटर बॉडी सरफेस को कवर करता है उसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू. इट प्रोटेक्ट द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन. इसका फंक्शन है बॉडी को प्रोटेक्ट करना और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करना. एपिथेलियल टिश्यू ऑफ स्टमक फॉर्म डाइजेस्टिव एंजाइम एंड दैट ऑफ इंटेस्टाइन हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड. हमारे पेट पे जो एपिथेलियल टिश्यू रहता है वो क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर्म करता है एंड इंटेस्टाइन में जो रहता है वो फूड डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन के लिए हमें हेल्प करता है. इस तरह से एपिथेलियल टिश्यू के 3 फंक्शंस हमें देखने को मिले. पहला फंक्शन है प्रोटेक्ट द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन. सेकंड है एपिथेलियल टिश्यू ऑफ स्टमक फॉर्म डाइजेस्टिव एंजाइम. और थर्ड है इंटेस्टाइन टिश्यूज हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड. दूसरे टाइप का टिश्यू है वो है मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू you might have seen the moving fleshy structure of a rump and shoulders of a cow, buffalo during their locomotion. These structures are called muscles. Muscles सबको पता है. Fleshy structure जो कि काऊ के शोल्डर पे, बफेलो के इसमें जब वो चलते हैं तब हमें देखने को मिलता है. दीज आर मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज. हमारी जो मसल्स है वो किससे बनी हुई है, मस्कुलर टिश्यू से. ऐसे कौन से हमारे बॉडी के पार्ट है जिसको हम मूव करते हैं तो हमें मसल्स उसमें महसूस होती है. यू विल सी दैट मस्कुलर टिश्यू इज़ फाउंड इन ऑल मूविंग बॉडी पार्ट. जो भी हमारे बॉडी के मूविंग पार्ट्स है जिसको हम, जैसे कि हाथ है, पैर है, जिसको हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो उसमें क्या रहते हैं, मसल्स. सेल्स ऑफ टिश्यूज कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ड्यू टू विच देयर इज़ मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड फीट एंड अदर ऑर्गन. ये जो हमारी हाथ की मूवमेंट हो रही है, पैर की मूवमेंट हो रही है, ये किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द मस्कुलर टिश्यू. दिस टिश्यूज कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. वो क्या होते हैं, श्रिंक होते हैं और फिर रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं. इसकी वजह से हम हमारे हाथ को मूव करते हैं और पैर भी मूव होते हैं. देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स. मसल्स हमारी बॉडी में 3 टाइप के होते हैं. कौन से 3 टाइप है? पहली है वॉलेंट्री मसल, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है. इनवॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री का मतलब है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है. एंड कार्डियक मसल्स, चेस्ट में पाए जाने वाली मसल्स. वॉलेंट्री मसल दे वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल. वॉलेंट्री मसल जो है जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है. मसल्स ऑफ हैंड्स एंड फीट, आप जब चाहे तब अपना हाथ और पैर मूव कर सकते हो. दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपको कब चलना है, कब हाथ को मूव करना है. बट इनवॉलेंट्री मसल्स है जो कि हमारे कंट्रोल पे नहीं है, जैसे कि मसल्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ब्लड वेसल,
आप खाना खाते हो तो खाना पचने का काम जो है आप बीच में रोक नहीं सकते, वो मसल का काम चालू रहता है। ऐसे टाइप की मसल्स है। आप जब सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, तो नींद में भी आपका ये रेस्पिरेशन का काम चालू रहता है। तो वो सारी जो मसल्स है ये जो काम करती है वो कैसी है, इनवॉलेंट्री, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। कार्डियक मसल, हार्ट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। हमारा हार्ट कार्डियक मसल से बना हुआ है। Their structure is the same as voluntary muscle but their function is not under our control. उनका स्ट्रक्चर वॉलेंट्री मसल के जैसा ही रहता है बट उनके फंक्शन के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। मतलब कार्डियक मसल्स आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री मसल्स। वन एक्टिविटी इज़ गिवन, यू हैव टू सिट ऑन फ्लोर, और आपका एक जैसे फिगर 6.7 में दिखाया है वैसे आपको ज़मीन पे बैठना है। एक पैर को फोल्ड करना है और दूसरे फिट को आप होल्ड द काफ टाइटली, और उसकी काफ को अच्छे से पकड़ोगे जैसे इस लड़की ने पकड़ा है। नाउ लिफ्ट योर लेग स्लाइटली अबाउ द ग्राउंड एंड मूव द लेग अप एंड डाउन। फिर आप अपने पैर को ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठाओगे और इस तरह से अप डाउन मूवमेंट करोगे। कैन यू फील द मूवमेंट ऑफ मसल ऑफ द काफ? आपकी पिंडली में वो आपको मसल्स महसूस होगी। कैन यू मूव द फुट विदाउट मूविंग द मसल? मसल के बिना आप अपने फुट को, पैर को मूव नहीं कर पाओगे। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मसल एंड मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी? तो ये मसल्स कैसे मूव होती है, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्ट का मतलब है जोड़ने वाला। बोन्स एंड ब्लड प्रेजेंट इन यूर बॉडी आर एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यूज़। हमारी बॉडी में जो भी हड्डियाँ हैं या जितने भी ब्लड है वो सारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का काम करती है। देयर सेल्स आर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। और उनके सेल जो है उनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग टाइप का होता है और वो फंक्शन अपने सिचुएशन के अनुसार, कंडीशन के अनुसार कार्य करते हैं। दिस टिश्यूज़ प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू अवर बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम है कि वो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर, एक स्पेसिफिक शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यू नो दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी इज़ कैरिड आउट बाय ब्लड। ब्लड का कार्य तो सबको पता है, जो भी ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं उस ऑक्सीजन और फूड मटेरियल को सारी बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड। सिंस दिस टिश्यूज़ कनेक्ट टू ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी, बॉडी के सारे टिश्यू को ये टिश्यू कनेक्ट करता है, इसलिए इस टिश्यू का नाम है कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट इज़ नर्वस टिश्यू। दिस टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ नर्व सेल। हमारे ब्रेन में जो सेल रहते हैं नर्व सेल, उनको जोड़ने वाला, उनको प्रोटेक्ट करने वाला टिश्यू होता है नर्व टिश्यू। You know nerves, brain, spinal cord and sensory organ constitute the nervous system. हमारी मज्जा संस्था, चेता संस्था जो है वो किससे बनी हुई है, नर्वस सिस्टम, नर्व से, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड सेंसरी ऑर्गन। ऑल दिस ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ नर्व सेल। जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स है जैसे कि हमारे आँख है, कान है, मुंह है, इन्हें टंग, ये सब किससे बने हुए हैं, नर्व सेल से। दिस सेल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। और ये सारे सेल एक दूसरे के साथ जुड़ के एक धागे जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। द नेटवर्क ऑफ दिस फाइबर इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। और ये सारा नेटवर्क हमारी बॉडी में पूरा रहता है। दे कैरी इम्पल्सेस। ये क्या करते हैं, जो भी संवेदना है, इम्पल्स है, उसको कैरी करते हैं। जैसे आपको कोई चोट लगी तो जिस हिस्से में बॉडी के चोट लगी है वहाँ से इम्पल्स जाता है आपकी ब्रेन तक, और फिर ब्रेन उसको क्या करता है, रिएक्शन क्या लेना है वो तुरंत बताता है। वी कैन परसीव द स्मेल ऑफ अ फ्लावर। जैसे कि किसी फ्लावर की हमें खुशबू आती है तो खुशबू आने का काम हमारा नोज़ का है। नोज़ के थ्रू वो इम्पल्स जाता है ब्रेन में और फिर हमें पता चलता है कि ये खुशबू फ्लावर की है। द टेस्ट ऑफ अ बिस्किट। उसके लिए आपको बिस्किट खाना पड़ेगा। मेलोडियस म्यूज़िक, जो कानों से हमें सुनने को मिलता है। एंड फील पेन व्हेन इंजर्ड। और स्किन से हमें पता चलता है जब स्किन इंजर्ड हो जाती है तो ब्रेन उसको रिएक्शन का, यानी ब्रेन की वजह से हमें उसका एहसास होता है। नाउ यू वुड हैव अंडरस्टूड द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है देखो। सबसे छोटा पार्ट है सेल। सेल
पूरे यूनाइट होके फॉर्म करता है टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू फॉर्म करते हैं ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन जुड़ते हैं तब ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है, और ऐसे ऑर्गन सिस्टम पूरे एक साथ जुड़ते हैं तब बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म बनती है। इन organization of living world, these level shows the internal organization of body, hence they are called lower level organization। ये सारा ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी बॉडी का अंदर का है, इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? कैन यू लिव इन अ प्लेस वेयर देयर आर नाइदर ह्यूमन बीइंग नॉर एनिमल नॉर प्लांट? क्या आप ऐसी जगह पे रहना पसंद करोगे जहाँ पे कोई भी ह्यूमन बीइंग यानी कोई मनुष्य, कोई इंसान नहीं रहते हैं, जहाँ पे कोई जानवर नहीं है और वहाँ पे पेड़ पौधे भी नहीं है? एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट अपॉन other living organisms and non-living things found in its own environment. Actually, it is impossible for us to live alone. हम अकेले नहीं रह सकते हैं, क्योंकि प्लांट नहीं रहेंगे तो हमें खाना नहीं मिलेगा, और पानी नहीं रहेगा तो हम लोग ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा ही नहीं रह पाएंगे। इस तरह से बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो है एनवायरनमेंट के, ये इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अकेले किसी को रहना पॉसिबल नहीं है। गो टू अ गार्डन और अ फील्ड नियर योर होम और अ स्कूल। हियर चूज एन एरिया ऑफ अबाउट 1 square meter नियर अ ट्री। राइट डाउन द नेम्स एंड द नंबर्स ऑफ एनिमल्स एंड द प्लांट्स known to you found in that area. If you don't know the name, write it is A, B, C and mention its number. आपको एक आपके स्कूल के पास का या घर के पास का 1 मीटर का एरिया सिलेक्ट करना है, और उस एरिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी छोटे छोटे कीड़े हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स आपको दिखते हैं वो 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपको लिखना है। और वो कितने पेड़ थे, ये सपोज़ आपको छोटे छोटे पेड़ दिखे वो 10 थे तो आप नंबर में 10 लिखोगे, उस पेड़ का नाम लिखोगे। नहीं आता है तो ए प्लांट करके भी लिख सकते हो, फिर बी टाइप के प्लांट दिखे तो बी लिखोगे, उस कितने दिखे वो भी लिखोगे। फिर आप देखोगे कोई वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं तो वो कितने थे उसको काउंट करके आपको लिखना है। We see small groups of different plants and animals around us. Every small group among them represent a particular species. हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स दिखते हैं, अलग अलग कलर के या अलग अलग टाइप के। तो एवरी स्मॉल ग्रुप, जैसे रोज़ का एक प्लांट है, रोज़ का एक क्या करता है, फ्लावर एक रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर स्पीशीज़ को। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर वेराइटी और स्पीशीज़ इज कॉल्ड पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेराइटी और स्पीशीज़। हमारे घर में जितने भी रोज़ प्लांट है उसको काउंट करोगे आप, सपोज़ आपके घर में 10 रोज़ प्लांट है तो आप 10 लिखोगे तो वो 10 क्या हो गया, उसका पॉपुलेशन हो गया। किसका? उस स्पीशीज़ का। कौन सी स्पीशीज़ का? रोज़ के। In the natural environment, organisms of different species live together to form a community. इस तरह से नेचुरल एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म साथ में रह के क्या फॉर्म करते हैं, एक समाज को, एक कम्युनिटी को फॉर्म करते हैं। In this way we have completed the chapter. Some part is left. In your previous class, you have learnt about the interdependence of living organism, food chain and food web. Such community of living beings are also found in our environment. All these communities are dependent upon organism for their survival. Many other families live in your colony. They all form a community despite difference in caste, language, work and nature. आपके आसपास बहुत सारे मकान हैं और उसमें रहने वाले लोग भी अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन के हैं, फिर भी वो सब मिलके आपके एरिया की एक कम्युनिटी यानी एक समाज फॉर्म करते हैं। सेवरल प्लांट एंड एनिमल लिव टुगेदर, वी कॉल देम बायोटिक कम्युनिटी। सब प्लांट और एनिमल एक साथ रहते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? बायोटिक कम्युनिटी, जो कि लिविंग है। नाउ टेल हाउ मेनी सच कम्युनिटी कैन देयर बी ऑन द अर्थ? डू ऑल ए बायोटिक कम्युनिटी लिव अंडर सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन? You will be surprised to know that many biotic communities live together even in small pond of water. Similarly, different biotic communities live together in ocean, mountain, desert, forest. ये सारी biotic communities है, means plants and organisms
वो क्या देखते हैं, पॉन्ड में आप देखोगे किसी तालाब में तो वहाँ पे भी आपको पेड़ मिलेंगे और छोटी छोटी मछलियाँ, इसके अलावा छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी दिखेंगे जो एक साथ रहते हैं। इस तरह से अलग अलग प्लांट और अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं ओशन में, कभी माउंटेन पे, कभी डेजर्ट पे या फॉरेस्ट पे आपको देखने को मिलेंगे। टुगेदर विथ एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट दे कंस्टिट्यूट द इकोसिस्टम। और ये एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर जब एक साथ रहते हैं तब उनको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अ स्मॉल पॉन्ड ऑफ वाटर कैन बी अ स्मॉल इकोसिस्टम। एक छोटा सा तालाब भी एक छोटा इकोसिस्टम फॉर्म करता है, और ओशन जो बड़ा है वो लार्ज इकोसिस्टम। देयर आर मेनी सच इकोसिस्टम ऑन द अर्थ एंड ऑल दिस इकोसिस्टम टुगेदर कंस्टिट्यूट अ बायोस्फीयर। और सारी इकोसिस्टम जुड़ के एक बायोस्फीयर फॉर्म करती है। तो बायोस्फीयर इज कंस्टिट्यूटेड बाय all abiotic communities of the hydrosphere, lithosphere and atmosphere। बायोटिक कम्युनिटी, बायोस्फीयर में जो भी कम्युनिटीज़ है, बायोटिक कम्युनिटीज़ वो कहाँ से आ रही है, हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी से, लिथोस्फीयर ज़मीन से, और एटमॉस्फेयर यानी वातावरण से। इंक्लूड द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। तो पहले ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म एक जैसे है तो फॉर्म करते हैं स्पीशीज़, फिर बहुत सारी स्पीशीज़ फॉर्म करती है पॉपुलेशन, और अलग अलग पॉपुलेशन जुड़ती है तब कम्युनिटी फॉर्म होती है, और ऐसी कम्युनिटी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर की फॉर्म करती है इकोसिस्टम, और बहुत सारे इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं बायोस्फीयर। इन दिस वे चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड। नाउ यू हैव टू राइट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।